अब से थोड़ी ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पधारेंगे और भगवान बुद्ध का नमन करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे। फिर नेपाल और भारत में आए विध्वंसकारी भूकंप में शिकार हुए लोगों की याद में मौन रखा जाए। कार्यक्रम के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य से निवेदन है कि आप कृपया अपने बोधन के लिए पधारें। सबसे पहले मैं परम पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल परम पूज्य धम्म गुरु लामा लोपजंग, पूज्य भिक्षु संघ एवं मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य विद्वान, स्वजन, माताओं एवं बहनों, सबसे पहले मैं भारत की एकता, अखंडता एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। तत्पश्चात आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विश्व की असभ्य मानवता को सर्वप्रथम सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले एक महान दार्शनिक, एक महान वैज्ञानिक, एक महान चिकित्सक, एक महान समाजशास्त्री और दुनिया के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले एक महान अर्थशास्त्री, मानववादी, प्रकृति धम्म के अन्वेषक शाक्य मुनि विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को सत बार नमन करता हूँ। तत्पश्चात धार्मिक सहिष्णुता के प्रवर्तक, सच्चे धम्म के उन्नायक, संसार में पहली बार सीमाओं की संकल्पना को तोड़कर भारत की सीमा के पार सुदूर देशों तक एक सार्वभौमिक लोक कल्याणकारी संस्कृति की बुनियाद रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी का नमन करता हूँ। साथ ही साथ उन सभी महापुरुषों का नमन करता हूँ जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत आप, हम और यह धम्म यहाँ तक पहुँचा है। शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का वंशज होने के नाते आए हुए विश्व समुदाय के समस्त आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस भारत के पावन भूमि पर आकर बुद्ध पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, अशोका मिशन, सम्राट अशोक क्लब एवं अन्य सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत है और यह भारत जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि भाववाचक संज्ञा है जिसका अनुवाद नहीं व्याख्या हो सकती है। यह शब्द भारत के गुणों और विशेषताओं को प्रकट करता है जिसमें भा का अर्थ है प्रकाश और रत का अर्थ है लगातार जारी रहना। अर्थात भारत एक ऐसे भूखंड का नाम है जहां ज्ञान का प्रकाश लगातार निकलता है और दुनिया उससे प्रकाशित होती है और वह ज्ञान का प्रकाश तथागत गौतम बुद्ध का है जिससे पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। इसलिए भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा जाता है। तथागत बुद्ध के संदेशों पर आधारित सम्राट अशोक महान ने लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित कर भारत को विश्व विजेता और धम्म विजेता होने का गौरव दिलाया। आज भी बुद्ध के पंचशील सूत्रों में भारत ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान है। अब तक शिक्षण संस्थाओं ने व्यक्ति को शिक्षित करने की प्रणाली विकसित की है, लेकिन तथागत बुद्ध ने किसी व्यक्ति को इंसान बनाने की प्रणाली विकसित की थी। तथागत ने देखा कि संसार के समस्त मानव, जंतु, पेड़ पौधे सभी एक दूसरे पर आधारित हैं, इसलिए तथागत बुद्ध ने परस्परावलंबन के सिद्धांत की इजाद की। इसलिए इसी सिद्धांत से हो रही है। इसका न ही कोई निर्माण करता है न कोई संचाल करता। उत्पत्ति और विनाश के आधार पर क्रमिक प्रवाह लगातार अनवरत चलता है। आज लोग कहते हैं कि बुद्ध का धम्म दर्शन विज्ञान पर आधारित है, परंतु मैं कहता हूं कि विज्ञान ही बुद्ध धम्म पर आधारित है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी को बधाई देते हुए आइए हम सब मिलकर बुद्ध के कालजयी दर्शन को अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें और लोक मंगल हो, ताकि हम भी खुशहाल रहें, हमारा पड़ोसी भी खुशहाल रहे। श्रेष्ठ भारत, नैतिक भारत, अतुल्य भारत, अखंड भारत, जय भारत। समस्त राष्ट्रीय प्रतीकों में आस्था रखते हुए विश्व की असभ्य मानवता को सर्वप्रथम सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले एक महान दार्शनिक, एक महान वैज्ञानिक, एक महान चिकित्सक और दुनिया में 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले प्रकृति धम्म के अन्वेषक शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध का सत बार नमन करता हूँ। तत्पश्चात धार्मिक सहिष्णुता के प्रवर्तक, धर्म निरपेक्षता के संवाहक, संसार में पहली बार सीमाओं की संकल्पना को तोड़कर सुदूर देशों में लोक कल्याणकारी संस्कृति की बुनियाद रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी का नमन करता हूँ। तत्पश्चात अकबर द ग्रेट, बाबा साहेब अम्बेडकर,
महामना राहुल संकृत्याय जैसे अनेक महापुरुषों का नमन करता हूँ, जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत आप, हम और यह धम्म यहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है धार्मिक सम्राट अशोक महान की शासन नीति और वर्तमान भारत का संविधान। मुझे नहीं लगता कि इन दो विषयों से अलग हटकर इस देश को अखंड रखा जा सकता है। सम्राट अशोक की शासन नीति प्रवचन की सामग्री नहीं, बल्कि हकीकत में कर्मों की पूजा है। यह आदेश नहीं, यह एक संदेश है। संदेश उसे कहते हैं जो अपने जीवन से दिया जाता है, और आदेश उसे कहते हैं जो शासन और प्रशासन से जनता पर लागू किया जाता है। आज इसलिए सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों को स्वयं पहले अपने ऊपर ढाला, इसके बाद जनता को प्रेरित किया कि आप भी ऐसा करो। और जिन जिन नीतियों का उपयोग करके सम्राट अशोक ने विश्व में शांति स्थापित की थी, उन नीतियों को लेकर वह दुनिया से गए नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिखवा दिया, ताकि आने वाले लोग आज भी उन नीतियों को देखते रहेंगे। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे पहला लोक कल्याणकारी लिखित संविधान था, जो आज किसी न किसी महापुरुषों के बीच में कोई न कोई लेखक है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सम्राट अशोक के शिलालेखों और हमारे आपके बीच में कोई लेखक खड़ा नहीं है। आज भी अशोक की भावनाएं सीधा हमें प्रेरित करती हैं, इसमें कोई गाल मटोल नहीं है। सम्राट अशोक की जो अष्टमी है वो तो अलग अलग तारीख पर होगी। चैत के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वो तारीख तो भिन्न होगी, लेकिन लोगों ने कहा सवाल छेड़ा। बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये कहां से डेट निकाल दिए। तो हमने कहा मनोज जी को, अरे भाई आप लोग तो बताइए, इसका उत्तर तो आपको देना चाहिए था। तो ये बात और ज्यादा आती कि भाई सम्राट अशोक क्लब की अनुशंसा पर ये किया गया है, सब लोगों को मालूम होता। धम्म प्रचार के लिए इस देश के बाहर चारों तरफ लड़की और लड़की को श्रीलंका में भेजा। हम तो इसीलिए जो जाती है चेन्नई, लंका तक तो भेजने का ट्रेन नहीं था जब हमारे रेल मंत्री थे, तो पटना से जो चेन्नई ट्रेन जाती है उसी का नाम हमने संघमित्रा रखा। अशोक ने अपनी पुत्री को भेजा था कि जाओ वहां प्रचार करो। ये गांव-गांव तक पहुंचिए और खास करके अपनी युवा पीढ़ी तक एक एक बात को पहुंचाना चाहिए, उनको जानना चाहिए किस दिशा में हम जा रहे हैं। आज तो देखिए जो राजनीति हो गई है, ऐसा लगता है जैसे आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो विश्वविद्यालयों में विचारों पर बहस होती, उसकी चर्चा हो। आज क्या होगी? तो हमें फिर से इस प्रकार के विचार को विस्तार देना और विचार को लोगों तक पहुंचाना, और ये फिर तो लोगों की इच्छा है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस विचार में इतना आकर्षण है, इस विचार में इतनी ताकत है कि लोग इस तरफ आकृष्ट होंगे। बराबरी की तरफ कौन नहीं आकृष्ट? हम लोग जब कोई बात करते हैं तो हम ही लोगों पर आरोप लगा देते हैं जात पात। अरे हम लोगों का वश चले तो हम तो चाहेंगे कि आज शाम होने तक, नहीं तो कल सवेरा होने के पहले तो जाति प्रथा समाप्त हो जाए। हम तो चाहेंगे कि जाति प्रथा रहेगा, भेदभाव मूलक जाति प्रथा रहे। आज क्या हो रहा है? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र को किस प्रकार से उपेक्षा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो चाहेंगे ये सब कुछ समाप्त हो जाए। लेकिन आप देख लीजिएगा, एक बात और इतिहास में गौर करिएगा कि जब जब साधारण लोग जमीन से निकलकर ऊपर गए हैं तो कुछ नया काम किया। इस बात को जरा गौर से समझिएगा। सम्राट अशोक क्लब के लोगों को भी मैं यही कहूंगा, इसको भी जरा फैलाइएगा ठीक से। सब चीज आसमान से नहीं टपकता, कुछ चीजें जमीन से निकलती हैं, जो जमीन से निकलेंगी वो टिकाऊ होगी। उसी प्रकार से
सम्राट अशोक का काम और उनका विचार टिकाऊ है और वो अनुभव से उद्भूत है। यूं ही किसी को सुनकर वो प्रभावित नहीं हुए, ये तो उनके मन में सारी बातें पैदा हुई, उन्होंने खुद देखा, महसूस किया। सब लोगों के तरक्की की कामना करता हूं। हम लोग रहे न रहे, लेकिन आप 70-80 साल में घर घर जरूर पहुंच जाइए, मेरी यही शुभकामना। और इन शब्दों के साथ आप सबने बुलाकर मुझे सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। वैसे भी मैं तो आप लोगों के का समर्थक हो गया हूं।